हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले के लिए शहीद स्मारक के आर्ट एंड एग्जिबिट वर्क को मंजूरी दी गई है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ठीक आंसर था हमारा वो था अंबाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में धान की सीधी बिजाई से कितने परसेंटेज भूजल की बचत हो रही है। आपको अगर याद होगा तो बीते दिनों में मैंने ये करंट अफेयर पढ़ाया था कि हरियाणा सरकार अगर कोई पर्सन धान की बिजाई करता है, सीधी बिजाई करता है, तो उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान देगी। तो हरियाणा के अंदर अब सीधी बिजाई हो रही है, इससे ग्राउंड वाटर जो है ना वो 20% बच रहा है। 12 जिलों के अंदर 2,25,000 या 2.25 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई करने का टारगेट हरियाणा सरकार ने बनाया। इसके लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़। और ये कोई मशीन लेके आता है जिससे धान की सीधी बिजाई होती है, उसको भी 40% प्रति मशीन की सब्सिडी, 40,000 की प्रति मशीन पे सब्सिडी दी जाती है। धान की इसी तरीके के इन योजनाओं के चलते हुए लोगों ने इसको अपनाया भी है और करके टोटल 20% की भूजल की बचत की है। वैसे भी देखा जाए ना, पता क्या होता है कि धान को लगाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, खैर पता ही होगा इस बात का, खेत में पहले कद्दू करते हैं, बहुत सारा पानी भर के रखते हैं, फिर धान इस तरीके से जो ना रोपाई की जाती है, ठीक है ना। पनीरी लेके आते हैं अलग जगह से उखाड़ के और फिर उसको लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। अब इसकी सीधी बिजाई होने वाली, जैसे पनीरी लगाते हैं ना, ऐसे इससे क्या पानी की बचत हो जाती है। सर ये भूजल ही क्यों है? नहर का पानी भी तो हो सकता है, वो आपको भी पता है कि बहुत कम है। ऑन द स्पॉट टाइम की उस टाइम पे अवेलेबल हो ना हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसके लिए कोशिश की जाती है कि ट्यूबवेल वगैरह चला के ही खेत भरे जाए। आपको याद होगा तो 2020 के अंदर इसकी एक योजना भी तो चलाई जा रही है, जिस योजना का नाम क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंदर क्या है कि कोई धान ना ही उगाए, कोशिश यही है कि धान की जगह अन्य फसल उगाए। इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। धान की जगह अन्य फसल, अन्य खरीफ फसल उस टाइम पे कौन सी हो सकती है? अब देखो, अब गन्ना उगाया जा रहा है, गन्ना के अलावा मक्का भी उगाया जा सकता है, इसके अलावा गवार उगाया जा सकता है, कपास उगाई जा सकती है, ये अन्य खरीफ फसलें हैं। तो इनमें से कोई भी फसलें उगाए, इस टाइम पे मूंग उगा सकते हैं, तिलहन उगा सकते हैं, या खेत खाली छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। ये भी ग्राउंड वाटर को बचाने का ही सीधा सीधा उद्देश्य है इस योजना का। इस योजना की शुरुआत हुई थी 6 मई को, 6 मई 2020 की बात है ये योजना। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय सॉफ्ट स्किल व उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए यूनिवर्सिटी में कितने कोर्स चलाए जा रहे हैं? देखो क्या होता है कि आजकल ना जॉब का एक थोड़ा हिसाब अलग हो गया है। मतलब आप लोग पहले क्या होता था, मैं बता रहा हूँ, सिनेरियो यूँ था कि जैसे हम पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल भाई हमने बीटेक कर लिया है, ठीक है ना, हमने एमटेक कर लिया है, बीटेक एमटेक जो भी हमने, या बीएससी कर ली है, जो भी कोर्सेज किया हमने, थ्योरेटिकल पढ़ाई कर ली। अब क्या होता था कि इसके आधार पे कोई कंपनी आती थी और जॉब दे जाती थी। लेकिन अब मार्केट में ऐसा कुछ हाल है कि रिसेशन जैसा टाइम कह सकते हो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। एक टाइम होता था, मुझे ढंग से याद है कि बीटेक जिसने कर ली थी वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और फिर एक समय ऐसा आया कि हर गली नुक्कड़ में बीटेक इंजीनियर हो गए, हर जगह पे इंजीनियर बीटेक ही बीटेक वाले हो गए। अच्छा, अब ज़्यादा आपको पता ही है कि अधिकता जब होती है तो जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो तो लिमिटेड ही थे ऑलरेडी, जॉब भी लिमिटेड ही थी। तो अब क्या हो गया, अब स्किल बेस्ड जॉब मिलना हो गया। जिसके पास में टैलेंट है बस केवल उसी को ही। आजकल आप किसी प्राइवेट जगह पे जॉब करने जाओगे तो सबसे पहले वो आपको एक्सपीरियंस ही पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपको मिले, और वो भी किसी आईआईटी वाला स्टूडेंट है या कोई बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है तो ही कोई लेके जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत रेयर चांसेस हो गए कि फ्रेशर को कोई जॉब पे रखे भी। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए काम किया जा सकता है कि डायरेक्ट जिसके लिए वो रखते हैं, जिस काम के लिए उन्होंने करवाना आगे, वही कोर्स करके चले जाए तो बढ़िया होगा। भाई जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई कोर्स करवाना है सॉफ्टवेयर का, भाई कोई मान लेते हैं कि जावा लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज के अंदर उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग करवानी है। अब इसको पहले ही इसके अंदर ट्रेंड होकर अगर आप चले जाओ तो बहुत बढ़िया है, और उसी को ही आप अपनी पढ़ाई बना लो।
तो यही यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया है एक्चुअली। जो उद्योगों के अनुरूप का मतलब होता है कि जैसा उनको चाहिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज, जैसे इंडस्ट्री को जैसा जैसा चाहिए वैसा कोर्स करवाया जाएगा। और इसके अंदर अभी टोटल 42 कोर्सेस ऐसे करवाए जा रहे हैं, जैसे कि अलग अलग भाषाओं के कोर्सेस हैं। अब विदेशी भाषाओं का भी कोई कोर्स की ज़रूरत है सर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो विदेश में जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि जर्मन है, फ्रेंच है, डच है, तो वहाँ पे वर्कर की कमी है, लेबर। इंडिया में देखो लेबर की कमी नहीं है, बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत देश ऐसा है जिसके अंदर जो है ना वो लेबर की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के अंदर देखो लेबर भी 2 टाइप की होती है ना, बल्कि 3 टाइप की कह सकता हूँ। एक तो होती है स्किल्ड वर्कर होती है, एक सेमी स्किल्ड होती है, एक अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। तो भारत में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड ज़्यादा है एक्चुअली, स्किल्ड वर्कर कम है, तो चाहिए तो ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर ही है। विदेशों में क्या है कि एक्चुअली वहाँ पे लेबर ही कम है ओवरऑल ही, तो इसलिए क्या है, अच्छा लेबर कम है पर वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी भर लेंगे, भी अनस्किल्ड कोई रख लेंगे वो, ठीक है, वो स्किल्ड वर्कर को ही रखेंगे, कुशल वर्कर को ही। इसलिए कोर्सेज वगैरह बहुत ज़रूरी है, उनकी लैंग्वेज में कोर्सेज आने ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेवल पे एमओयू, विदेश में डिग्री पूरी कर सकेंगे विद्यार्थी, ये भी इसके अंदर कोर्सेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अत्याधुनिक सिमुलेटर लैब लगा दी गई है, सोलर लैब हो गई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लैब है, विश्व स्तरीय खेल परिसर यहाँ पे बना दिया है। तो युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ मिलेगा कमाई करने का अवसर, मतलब पढ़ भी तो सकेंगे के साथ में जो है ना वो इन्हीं कोर्सेज के माध्यम से फिर अपनी जॉब भी स्टार्ट कर सकेंगे। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसी यूनिवर्सिटी भारत में अब वर्तमान की डिमांड है कि बहुत सारी होनी चाहिए। मेरा भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एक सलाह है, जैसे कि अभी रिसेंटली जिसने +2 किया है, और कई सारे ऐसे बच्चे पूछ लेते हैं या उनके बड़े भाई बहन या माँ बाप से संपर्क होता है तो पूछ लेते हैं कि सर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो हमें एक सलाह दीजिएगा कि अब उसको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या कोर्स करवाएं उसको हम लोग। तो मैं जैसे कि अभी रिसेंट कल परसों की बात है, तो मैंने सजेशन ऐसा ही कुछ दिया था कि जैसे आप अगर कहते हो कि बच्चे को बीएससी करवा रहे हैं, एमएससी करवा रहे हैं या बीटेक करवाते हैं, तो किसी टॉप एन यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है तो वहाँ से करवाते हो तो ठीक है। अदरवाइज तो देखो क्या है कि वही भीड़ में ही शामिल है, ये चीज़ वो अब घर बैठ के भी कर सकता है क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंस कोर्सेज है, इक्विवेलेंट ही वैल्यू है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है अलग से। अच्छा, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने की बात हुई तो वो आजकल ज़माना चला गया है। एंजॉय करने से पहले आजकल स्टेबल होना बेहद ज़रूरी हो गया है, ऑनलाइन ज़माना आ गया है। तो इसके लिए क्या है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी की तरफ आप रुख कर सकते हो, इस यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो। हालांकि ये भारत की पहली ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा के पलवल के दूधोला में पड़ती है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जाके आप कोर्सेज कर सकते हो अगर आप वाकई जॉब चाहते हो। हाँ, कई बच्चों का यहाँ कंसर्न होता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और करना है, तो फिर उनके लिए तो खैर सलाह ही कुछ अलग हो जाएगी। भाई आप तो अपना नॉर्मल बीए जैसे ही करिएगा, वो भी घर बैठ के करिएगा, अपनी लाइब्रेरी है या कोचिंग है वो ज्वाइन करके अभी से ही अपना एनसीईआरटी एंड जो स्टैंडर्ड किताब है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। उनके लिए सलाह अलग है। लेकिन कईयों का ऐसा होता है कि मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने टैलेंट या अपने हुनर पे काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या अपने किसी एक पर्टिकुलर जो आपका आर्ट है उसी के अंदर आगे जाना चाहते हैं। बहुत है, होते हैं ऐसे, तो उन्हीं के लिए ये कुछ विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको डराने की कोशिश करूंगा या आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब डीमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन एक सलाह है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या जो भी चाहते हैं, एक्चुअली कोई भी जॉब अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को काबिल बना लीजिएगा। आने वाला 1 साल, 2 साल या 3 साल, इन 2-3 सालों के अंदर जो है ना आप खूब टैलेंटेड हो जाइएगा। अगर नहीं हुए तो ज़माना बहुत ज़्यादा बदलाव के साथ चल रहा है, अगर तुमने निगाह नहीं दिखाई है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी सर? क्योंकि ज़माने में रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो रहा है आजकल के टाइम पे। किसी टाइम पे ऐसा होता था कि किसानों को स्प्रे करवाई जाती थी, लेके आते थे, स्पेशली बुलाते थे। फिर ट्रैक्टर वाले स्प्रे के लिए एक बहुत बढ़िया काम हो गया था कि जिसके घर में ट्रैक्टर है और उसके साथ में स्प्रे करने वाली मशीन है तो उसका बढ़िया रोजगार चलता था। अब धीरे धीरे ये खत्म हो गया है, केवल एक ही आदमी है, कुछ ही मिनटों के अंदर ड्रोन के थ्रू स्प्रे कर देगा। इस ड्रोन ने तो बहुत बड़ा बदलाव किया। शादी ब्याह में ड्रोन की जगह क्रेन आती थी बड़ी बड़ी, याद है? मैंने देखी थी, पता नहीं किसकी शादी में देखी थी, एक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बड़ी सी क्रेन थी, पूरे मतलब यूं कहिएगा उसमें मैरिज हॉल में बड़ी सी क्रेन लगी हुई थी, एक आकर्षक विषय था।
अब क्रेन देखना ही खत्म हो गया, छोटा सा ड्रोन है, एक ही आदमी है, आराम से पूरा सेटअप करे बैठा है, वो अच्छे से जो है ना वो पूरा वीडियोग्राफी कर रहा है। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस है रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग को लगा लो, चलो और छोड़ो आप लोग, ऑफलाइन कोचिंग में मुझे ढंग से याद है हजारों बच्चे एक साथ, हालांकि अभी भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं लेकिन उतने नहीं है जितने होने चाहिए। जहाँ सिटी की बात करता हूँ मैं, जैसे हिसार सिटी की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, गिने चुने बच्चे हो गए ऑफलाइन के अंदर, मतलब गिने जा सकते हैं उन्हें टिप्स पे कि इतने बच्चे हैं, ये रिप्लेस हो गया है। आपके पास में ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं, आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, बड़ा जल्दी और आसानी से इनको कैप्चर करके नोट्स वगैरह बना के लाइब्रेरी जाके काम कर लेते हैं आप लोग। सो प्लीज़ फोकस करिएगा अपनी स्किल के ऊपर। अगर आपने अभी भी इस दौर के अंदर गरीबी को देख लिया या इस दौर के अंदर आप नहीं जी पाए तो चेंजेस हो जाएगा बहुत सारा, और आपको चाहिए स्किल। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब ही बहुत ज़रूरी है, आप अपने स्किल पे काम करिएगा, चाहे वो आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए फोकस हो जाइएगा। कोई और स्किल आप, जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है, कंप्यूटर कोर्सेज है, वट कोई भी है, आप प्राइवेट अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप पे काम करना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सरकारों से तो आप कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एक जन संवाद कार्यक्रम स्टार्ट कर रखा है, याद हो तो आपको, और इसका अगला पड़ाव मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम महेंद्रगढ़ में लगाएंगे। अब से पहले ये पड़ाव कहाँ कहाँ पे हो चुका है। सबसे पहले इन्होंने भिवानी में किया, दूसरा पलवल में किया, तीसरा कुरुक्षेत्र में किया और चौथा इन्होंने सिरसा में किया हाल ही में। जब सिरसा में किया था तो ये खूब न्यूज़ में भी आए, आपने देखा होगा, एक महिला ने इनके आगे अपना दुपट्टा गिराया था, सरपंच थी वो महिला, उनको स्टेज से उतार दिया था धक्का मार के। एक पर्सन भीड़ में कुछ बोल रहे थे, उनको उन्होंने ऐसा कहा कि ये आम आदमी पार्टी का नेता है, इसको पिटवाओ, बाहर जाके इसको पिटो, ले जाओ इसको बाहर जाके। ये तो हाल हो रहा है, ये जन संवाद का हाल है, ठीक है ना। नौकरी की बात करते हो, सरकार से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे सरकार नौकरी दे देगी, तो हरियाणा के अंदर तो फिलहाल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाली दिख रही है मुझे, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने फोकस करो, एक चीज़ पे डिपेंड ना रहो। बहुत सारे बच्चों को मैंने नोटिस किया कि वो सीईटी पे डिपेंड है। अच्छा, मुझसे भी कईयों ने पूछा है कि सर आप ना, बाकी सभी टीचर ने बोला है, हमने पिछले 7-8 महीने से नोटिस किया कि आपने सीईटी के लिए एक लफ्ज नहीं बोला, क्या आप बच्चों का भला नहीं चाहते क्या? तो मैंने अब जवाब तो इसका क्या दूं, पर मैं आपको आज बता रहा हूं, ये बात चल पड़ी है तो आप सोचेंगे सर करंट अफेयर के साथ आज क्या ही बातें करने लग गए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है आपको मोटिवेट करना भी, आपको थोड़ा ट्रिगर करना भी। पढ़ा तो रहे हैं पर आप वो सैचुरेट सिचुएशन में ना चले जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जगा रहा हूं। मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सरकार की नाकामी है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि सुनील सर जो है ना वो बीजेपी की एंटी हो रहे हैं हमें। मैं देखो कोई भी सरकार के पक्षधर नहीं हूँ, यहाँ पे किसी भी सरकार की वैल्यू नहीं कर रहा हूँ कि वो सरकार बहुत अच्छी है, कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे। ये राजनीति चीज़ ही ऐसी है, जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है तो भारत में सरकार को वैल्यू देता ही नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कोई भी पर्सन है जो ठीक ढंग से पढ़ लिया है तो वो सरकार के बारे में ये नहीं कहेगा कि मेरे देश की सरकार बहुत अच्छी है। नॉर्वे जैसा देश है, वहाँ डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी है, लोगों की बातें सुनी जाती है, हमारी बातें कहाँ सुनी जाती है। हमारी बातें तो स्टेज के ऊपर महिला आके कहती है, जनसंवाद कार्यक्रम लग रहे हैं, जनसंवाद मतलब लोगों से बातचीत करना, तो लोगों से बातचीत करने के लिए सभा बुलाई है, लोग अपनी सरकार अपनी बातें लेके स्टेज पे आ रहे हैं, उनको धक्के से जमीन से उतारा जा रहा है, उनको पिटवाने के आदेश दिए जा रहे हैं। तो ये तो कोई सरकार थोड़ी ना है अच्छी, ये तो ना वो नॉर्थ कोरिया की बात होगी। नॉर्थ कोरिया का पार्लियामेंट कितना सुंदर पार्लियामेंट है, लेकिन वो क्या है, वो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है वहाँ पे। सुंदरता की क्या ही वहाँ पे मिसाल दी जाए, वहाँ पे एक टाइप से तानाशाही है, लोग मतलब वो जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा। यहाँ पे भी तो ऐसा ही चल रहा है। 2015 के 14-15 में सरकार आई थी, पेपर लिए इन्होंने, बहुत बढ़िया है। 2019 के अंदर बढ़िया क्लर्क की भर्ती, पुलिस की भर्ती, बढ़िया वाला सब कुछ हुआ था। 20 में आ गया कोरोना, ठीक है, किया भी क्या जा सकता है, सब कुछ बंद था। 21 की बात की जाए, 21 में फिर से कोरोना था, बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मिड ऑफ 2021 से सिचुएशन ठीक हो गई थी। फिर इन्होंने एक नया जुमला हमें देना स्टार्ट किया, दैट इज सीईटी एग्जाम करवा लेंगे हम, ऐसा कहा। ठीक है भैया, सीईटी एग्जाम। और एक बात कही बहुत बढ़िया लगी, वो साल में 2 बार हुआ। अभी जो पहली बार फेल होता है वो दूसरी बार दे देगा, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। 2021 पूरा चला गया, 22 तो चला गया ही गया, 23 भी चला गया, समझिएगा, ठीक है।
एक पेपर इनसे लिया गया है और ये पेपर तो अब पेपर नहीं हो गया है, यूं कहूँगा कि हो सकता है भविष्य में शादी हो जाएगी मेरी, और शादी होने के बाद में मेरे बालक हो जाएंगे, मेरे बालक मुझसे पूछेंगे कि पापा ये सीटी क्या था, क्योंकि इतिहास में हिस्ट्री बन जाएगा। ऐसा लग रहा है, कोर्ट केस हो रहे हैं, दंगे करवाए जा रहे हैं, लोगों को सड़क पे उतारने के लिए कोशिश की जा रही है। अच्छा सर एक बात बताओ, ये बच्चे सीटी क्वालिफाई का कह रहे हैं, सही है गलत है? अरे बिल्कुल सही है, गलत क्यों है? सही क्यों है सर ये बताओ, और गलत क्यों नहीं है? देखो सही इसलिए है कि तुमने 3-4 साल हो गया मौका ही नहीं दिया ना बच्चों को। अब मौका मिल रहा है, अब ये है कि अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी, कितने दिनों के बाद में भर्ती आएगी, तो एटलीस्ट यूँ कि बच्चों को मौका मिल जाए। भाई यार हमने ठीक है एक प्रयास किया, अब सर फेल हो गए, पहली बार पढ़ना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के भाषणों में मैंने ये सुना कि पढ़ना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी, अब जिन्होंने मेहनत की है उन्हीं को मौका दिया जाएगा। अरे भैया खाक मेहनत करें हम, 4-4 साल तक तो सैचुरेट होकर बैठ जाते हैं, फिर एकदम से पेपर लेते हो आप साल में 3-4 बार मौके दो, कोई बात नहीं, पहली बार फेल हुए हैं तो अगली बार सीखेंगे, कुछ नया देंगे, फिर फेल हुए हैं फिर कुछ नया सिखाएंगे, अगली बार देखेंगे। तो अगर साल में 2-3 बार मौके मिलते हैं तो बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा समझ जाता है कि इस बार ये गलती की थी, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। प्रॉपर सिलेबस हो, फिक्स सब कुछ हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना बच्चों को। यहाँ पे कभी सवाल आप कुछ ही दे देते हो, कभी कुछ ही दे देते हो। अब सीईटी मेंस का सिलेबस देखो, किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर ये सिलेबस क्या है? भैया यूपीएससी जैसा सिलेबस दे रखा है, इतने टफ एनवायरमेंटल के टॉपिक है, इतने टफ टॉपिक है, इकोनॉमिक्स है और है, मतलब इंश्योरेंस हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है, भर भर के सिलेबस, और वो भी कॉमन सिलेबस में दे दिया इन्होंने। ठीक है आप ये सिलेबस देते हो, इस पे स्थिर रहो तो भी अच्छा है कि ठीक है हमने इसको पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने से जी थोड़ी ना चुरा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि मेहनत तो कर लेते हैं पर आप आज ये सिलेबस है, 15 दिनों के बाद में कहोगे बदल गया। जैसे पीजीटी के अंदर तुमने किया था, याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले बच्चों के साथ में गड़बड़ हुआ, तो यहाँ पे फिर एक बार मौका दे दें बच्चों को तो ठीक है यार, कोशिश करके बच्चा लग जाए। अच्छा सर कोई जॉब के लिए क्यों कर रहा है? देखो जॉब के लिए बच्चा तैयारी मेरे ख्याल से वही कर रहा है जो बहुत ही गरीब होगा बेचारा, वरना तो कोई नहीं जॉब की तैयारी कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो जॉब के पीछे भागेगा ही क्यों? कभी नहीं भागेगा। जिसके पास पैसा है ना, वो अपना बिजनेस कर चुका है या कहीं और सेटअप हो चुका है, स्किल सीख चुका है। तो बड़ी दुखदाई सिचुएशन है, बातें बहुत सारी है बोलने की, तो मैं ज़्यादा बातें किया नहीं करता हूँ। किसी 2-3 बच्चों ने कह दिया कि सर आप इस पर कोई बोलते ही नहीं हो, भला नहीं चाहते क्या? अरे मेरे को सब दिख रहा है और बहुत ज़्यादा दिख रहा है बल्कि, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना सरकारों के तरफ मत आप रुझान मत रखाइएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें ना इनकी बातों में बहकावे में आ जाते हैं। 2019 की बात है, तब जेजीपी के पीछे लग गए सारे, हाय ये आ जाएंगे तो पता नहीं कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे, दुष्यंत चौटाला आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इनके वादों के अनुसार 1% भी काम हुआ है तो बता दो आप, आधा परसेंट भी, 0.5% भी, 0.1% भी काम हुआ है तो बता दो आप। गायब हो जाते हैं ये, करोड़ों के घोटाले करते हैं, बातें करते हैं। उनको तो सिर्फ एक बात आती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अरे क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भाई? तुम्हें कभी स्टूडेंट के बारे में, कभी जनता के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात की है? ये या तो बात करेंगे मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, एसवाईएल, अरे एसवाईएल की बात करते हो वो भी पानी नहीं लाया गया तुमसे तो, ठीक है। तो क्या ही कहा जाए, ऐसी है सिचुएशन हमारी, बहुत बेकार सिचुएशन चल रही है फिलहाल के लिए। डेमोक्रेसी हरियाणा की ज़ीरो हो चुकी है। इस बात पे अगर विचार किया जाए तो बहुत ज़रूरी विचार करने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। हमारी बातें सुनी नहीं जाती। अभी हमें मुख्यमंत्री जी जिसे कहते हैं बाहर निकलो पिटवाओ इनको, ठीक है ना। हर सरकार के अंदर ये हाल हो रहा है, गुंडा राज जैसा सिचुएशन है, बहुत भयानक सिचुएशन है। तो आप प्लीज अपने स्किल पे ध्यान दो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन केवल अब ये सर आपने क्यों बनाया क्वेश्चन? फिर ये देखो मैंने इसलिए बनाया, ये देख लेना तुम, कंफर्म है पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा। जन संवाद पोर्टल हो गया, शुरुआत कहाँ से हो गई है, ठीक है ना, पहली बार कहाँ से हुआ, इसमें डबवाली को कौन से जन संवाद कार्यक्रम में डबवाली को पुलिस जिला बनाया, देख लेना ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेगा देखने को। खैर चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। अगली बात जो आती है इसमें देखो, यही बातें हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम में लोग मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातें रखने के अलावा लिखित में शिकायत लेके पहुंचते हैं। ये सब कुछ फिक्स होता है, 99.99% ये प्री प्लान्ड होता है, पहले से लोगों से मिले हुए होते हैं, वही लोग आके बोलेंगे, उनकी ट्रेनिंग होती है कि तुम्हें ये बोलना है, बस बात खत्म। एक्स्ट्रा कोई खड़ा हो जाए तो उनको तो खैर बाहर धक्के मार के निकालते हैं ये। इन शिकायतों का कहते हैं पूरा लेखा जोखा रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए जन संवाद पोर्टल पर शिकायतों को अपलोड किया जाएगा। कहते फिर बाद में हमें कोई शिकायत पूरी नहीं हुई है तो उनको शिकायतों को पूरा करेंगे।
आप प्लीज़ कुछ नेगेटिव मत सोचिएगा, आप मत सोचिए कि सुनील सर इतना कैसे बोल गए आज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दिक्कत ये है कि बोलने वाले के भी लिए गड़बड़ है, हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ले आएंगे, मुझे पता है। तो प्लीज़ मान सम्मान रखिएगा टीचर होने के नाते, ठीक है ना। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जैसे महसूस किया है बस मैं वही बात रख रहा हूँ कि एक टीचर या एक स्टूडेंट होने के नाते बहुत गड़बड़ है मेरे लिए इस सरकार का, ठीक है ना। इससे पहले भी सरकार ऐसी थी, अभी भी ऐसी है, मैं कोई किसी सरकार के ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छी है ये बहुत ख़राब है, ठीक है ना। सिचुएशन ही मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि स्थिति भारत देश के अंदर क्या हो रही है, वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि CMI का आंकड़ा देख रहा हूँ मैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, आप लोगों ने कभी देखा तो उस आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी हमेशा हरियाणा के अंदर टॉप पे देखी है तुमने, कोई तो उसके बारे में बात करे, बताने की कोशिश ही नहीं करते उसके बारे में। खैर, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HCS अधिकारी, किस HCS अधिकारी को अंबाला में जिला परिषद का नया CEO बना दिया? तो जिला परिषद का नया CEO बना दिया, इनका नाम है महावीर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कई अधिकारियों के तबादले अभी किए हैं रिसेंटली, 11 HCS ऑफिसर है उनको बदला गया है। रोहतक, अंबाला, कैथल और चरखी दादरी जिला परिषद में नए CEO लगाए गए हैं। टोटल 11 अधिकारियों के ट्रांसफर लेटर जारी हुए हैं, कल भी ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए थे, आज फिर से कर दिए इन्होंने। किस जिले में फरीदपुर गांव की पर्वतारोही अनीता कुंडू ने हिमालय के ऊंचे पर्वतों में से एक माउंट मकालू को हाल ही में फतेह किया है? ये फरीदपुर गांव की लड़की है, हिसार जिले की अनीता कुंडू है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। फरीदपुर गांव की है और इन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को अपने मिशन पे निकली थी और 17 मई तक जो है ना अपनी चढ़ाई को कंप्लीट कर दिया, बेस कैंप से आगे चढ़ाई स्टार्ट की थी और इन्होंने जो ना 8,481 मीटर की ऊंची पर्वत चोटी पे तिरंगा फहराया है। ओटू झील पर हाल ही में जारी किए गए पैम्पलेट में कितने पक्षी की प्रजाति को दिखाया गया है? तो टोटल 137 प्रजाति। आपको याद है ओटू के लिए ये घोषणा हो चुकी है, हरियाणा की तीसरी वेटलैंड साइट बनेगी। मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में सिरसा जिले को विकसित करने के लिए, पर्यटन दृष्टि से विकसित करने के लिए एक पैम्पलेट जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 137 प्रजाति के यहाँ पे अभी तक है और इन फ्यूचर के लिए यहाँ पे जो है ना इन प्रजातियों को देखने के लिए यहाँ पे दूरबीन वगैरह लगाई जाएगी। 5 पॉइंट बनाए जाएंगे जहाँ से बेसिकली इन पक्षियों को देखा जा सकेगा। 20 दूरबीन खरीदी जाएगी वन विभाग के द्वारा। 4 से 5 स्थान बर्ड्स वॉचर्स के लिए बनाए जाएंगे, जिससे विद्यार्थी भी स्टडी कर सकेंगे और देख सकेंगे। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप बाकू 2023 में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? रिदम सांगवान हरियाणा के फरीदाबाद की है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसके अंदर, ठीक है ना। टोटल 4 पदक आए हैं भारत के पास में। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में सरबजोत और दिव्या को स्वर्ण पदक मिला। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में हृदय हजारिका को रजत मिला। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में नैन्सी को मिला रजत और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रिदम सांगवान को मिला कांस्य। ये है रिदम सांगवान, हरियाणा के फरीदाबाद की है। इनके पिता हैं DSP। इनके पास में बहुत सारे ऐसे लिस्टेड हैं, जैसे कि 2023 के अंदर इन्होंने जीत लिया ब्रॉन्ज। 2023 के अंदर इन्होंने मिक्स्ड टीम के अंदर गोल्ड जीता था। ISSF 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता हुआ है इन्होंने। रैपिड फायर पिस्टल में भी गोल्ड जीता हुआ है 2022 के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने 2019 में 14th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप दोहा में गोल्ड जीता था। इसके अलावा जो है ना इन्होंने 62nd वुमेन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता हुआ है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, एग्ज़ाम हरियाणा वाले पूछ रहे हैं ऐसे, तो इन लिस्ट को एक बार आप आंखों के आगे से ज़रूर निकालना। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने बोनो और किन्नर का भत्ता बढ़ा के कितने रुपए कर दिया है? बताइए विस्तार से इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की क्लास में। राधे राधे आप सभी को। और हाँ, किसी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ी दीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका मत किसी चीज़ के लिए अलग रहा हो, ठीक है।